दास्ताने मोहब्बत जिंदगी का बयान कैसे कैसे करे ये दर्द का तूफान बयान दास्ताने मोहब्बत जीते जीते मरे हैं लोग यहाँ ना बची रोशनी चिराग दास्ताने मोहब्बत जिंदगी का बयान। कहते हैं कि इश्क और जिंदगी दोनों ही वक्त वक्त पर आपका इम्तिहान लेते हैं। ये दोनों ही वो रास्ते हैं जहां पर कभी हरियाली मिलती है तो कभी नुकीले पत्थरों की चुभन। आज हम एक ऐसी ही दास्तान पर बात करने जा रहे हैं जहां जिंदगी ने परखा, मोहब्बत ने एक खुशी का तोहफा दिया और आखिर में जिंदगी ने फिर इम्तिहान लिया। 1753 में मेरठ के कोताना गांव में जन्मी कोताना कस्बा बागपत के रहने वाले लतीफ खां की एक बेटी फरजाना थी। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के यहां सेनापति वॉल्टर रेनार्ड उर्फ समरू ने मुस्लिम रस्मों के मुताबिक फरजाना से शादी की। समरू की मौत के बाद फरजाना बेगम ने ही उनकी गद्दी संभालते हुए साल 1778 से लंबी व शानदार हुकूमत की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अपना मजहब छोड़कर कैथोलिक ईसाई धर्म को अपना लिया। ये एक ऐसी दिलेर औरत की दास्तान है जो तवायफ से प्रेमिका बनी, बीवी बनी और फिर विधवा हुई, लेकिन तब तक वो एक सल्तनत की जागीरदार बन चुकी थी। फरजाना यानी बेगम समरू का ना तो कोई बेहद शानदार खानदानी सरमाया था और ना ही वो किसी शाही खानदान से वास्ता रखती थी। वो तो एक साधारण तवायफ थी जिसे किस्मत ने सरधना की बेगम बना दिया था। उस वक्त के जमाने में सरधना स्टेट का इलाका अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक हुआ करता था, मगर वक्त तो वक्त होता है, वो हर चीज हर लम्हे पर अपनी गर्द गिरा ही देता है। उस वक्त में सरधना की स्टेट भले ही अपनी शानदार विरासत को खुद में समेटे रही हो, मगर आज इसकी हालत खराब है। कभी मेरठ जिला मुख्यालय सरधना स्टेट का परगना हुआ करता था। आज यहां पहुंचने के लिए घंटों के जाम से गुजरना पड़ता है। बेगम समरू की जिंदगी की असली दास्तान शुरू होती है दिल्ली के चावड़ी बाजार यानी पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार से। बेगम समरू को जिंदगी के बेरहम थपेड़ों ने यहां एक तवायफ बनाकर जिंदगी के सवालों में दफन कर दिया था। 1767 में किराए के सैनिक अक्सर मौज मस्ती के लिए इस जगह को आते थे। इसी दौरान फ्रांस का एक किराए का सैनिक वॉल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे भी लड़ाई के बाद दिल्ली में रुका हुआ था। सोम्ब्रे मुगलों की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। उसे पटना का कसाई भी कहा जाता था। वो बहुत ही घातक और बहुत ही दिलेर सैनिक था। एक दिन वॉल्टर सोम्ब्रे भी चावड़ी बाजार के कोठे पर पहुंच गया।
जहां तबले की थाप पर थिरकती नाजुक कद काठी की एक खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर ऐसे बंधी कि वॉल्टर हमेशा के लिए उसी का हो गया। 14 साल और 4.5 फुट की उस खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की का नाम था फरजाना। यहीं से फरजाना की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। फरजाना भी वॉल्टर के प्यार में पड़ चुकी थी। जहां भी वॉल्टर जाता फरजाना साथ जाती। वो सोमरे के पार्टनर के रूप में रहने लगी। लखनऊ, रुहेलखंड, भरतपुर और आगरा समेत वो हर जगह सोमरे के साथ गई और लड़ाई में हिस्सेदारी करती रही। इसी दौरान लोग उन्हें सोमरे के छोटे नाम यानी निकनेम पर समरू बुलाने लगे। इधर गुलाम कादिर के मुगल बादशाह आलम पर किए जाने वाले जुल्म और धमकियों से उस वक्त के मुगल सल्तनत का हाल पता चल जाता है। शाह आलम बेहद खतरे में थे, लेकिन तभी शाह आलम को बचाने के लिए बेगम समरू सामने आई और उन्होंने शाह आलम को इस मुश्किल से बचा लिया। बेगम समरू की खबर सुनकर उनका पुराना मुरीद जार सामस भी आ पहुंचा और बेगम समरू को मैं जिंदाबाद लौटा लाया। दरअसल साल 1787 में गुलाम कादिर ने मुगल राजधानी पर हमला किया था। बेगम की फौज ने गुलाम कादिर की फौज को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिससे गुलाम कादिर ने अपनी हार मान ली। इसी वफादारी व खिदमत के बदले बादशाह ने बेगम को जाए बुलबुल निसा यानी अपनी जात का रत्न का खिताब दिया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने यानी दूसरे नंबर के शाह आलम ने वॉल्टर को यूपी के सरगना का जागीरदार बना दिया। शाह आलम सेकंड ने उन्हें तोहफे में दिल्ली में एक महल भी बना कर दिया, जो बाद में समरू की विरासत बना। शीशगंज गुरुद्वारे से थोड़ा पहले दाएं हाथ पर आज यहां बैंक है, लेकिन इसके भीतर की तरफ वो पुरानी इमारत आज भी इश्क की उस दास्तान की गवाह है। बेगम समरू के पति वॉल्टर रेनाल्ड और समरू बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम की फौज को अंग्रेजी ढंग से तालीम दी, खुद की फौज तैयार की और लड़ने के लिए उसे किराए पर देने लगे। मीर कासिम के लिए बड़े युद्ध लड़कर अंग्रेजी फौज के उन्होंने कई बार छक्के छुड़ाए। उन्होंने नजफ खां के विरोधियों को भी धूल चटाई। नजफ खां ने बादशाह शाह आलम के यहां समरू की फौज को पक्की नौकरी दिलवा दी। साल 1778 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बादशाह ने उनकी पत्नी बेगम समरू को गद्दी सौंप दी। बेगम समरू ने भी बादशाह का पूरा साथ दिया। वॉल्टर के साथ फरजाना मेरठ के सरगना आ गई और अब वह बेगम समरू हो चुकी थी। लेकिन 1778 में वॉल्टर की अचानक मौत हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में वो अपना मजहब बदलकर ईसाई धर्म में चली गई। बेगम समरू अपने वक्त की एक बहादुर और बेहद काबिल औरत थी। अपनी जिंदगी के हर हिस्से को उन्होंने बेहद मजबूती और समझदारी से जिया। उनकी हुकूमत और निजाम की हर कोई तारीफ करता था। ठगी, भुखमरी और चोर बाजारी का वहां नामो निशान न था। जमीनों की बेहतर देखभाल से फसलों की पैदावार तक सभी लाजवाब थे। उनकी दयानदारी के चर्चे आम थे। उन्होंने जो ठान लिया वो किया, चाहे वो महलों की तामीर हो या चर्चों का निर्माण हो या फिर आम आवाम के लिए पुल, सड़कें और अन्य इमारतों का निर्माण हो। उन्होंने आवाम के लिए वो सब कुछ किया जो आज भी कोई नहीं सोचता। एक सख्त और समझदार हुक्मरान होने के साथ साथ बेगम समरू का एक नर्म दिल भी था। उनके सीने में वो दिल आवाम के लिए धड़कता था, मोहब्बत के लिए धड़कता था। वह महज 28 साल की थी जब समरू साहब का इंतकाल हो गया था। वह हमेशा ही नवाब समरू के लिए वफादार रही, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जिंदगी एक
खालीपन का समंदर बन गई। मेरी हयात में गहरे सुराग बाकी हैं, मुझे पढ़ो न पढ़ो हर बाकी है। मेरी हयात मजहब पे नाज़ मेरे, मैं खुदा की बंदी हूँ। मेरी मरियम मेरे साथ तार बंदी हूँ। मेरी हयात गहरे सुराग बाकी